Yes, boys and girls, good morning, good afternoon, good evening, as per the time you're watching this video. So, four company secretary auditing standards, which I am going to complete in a rapid fire way of 45 minutes. खाली आप इसको देख लो 45 मिनट्स और जबरदस्त जबरदस्त रूप में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा 45 मिनट्स के अंदर। ये चार के चार स्टैंडर्ड ना केवल आप समझ जाएंगे, आपको याद भी हो जाएगा। इसके अलावा और आपको पढ़ने का दरकार नहीं रहेगा। ये चार स्टैंडर्ड ही मेरा गारंटी है। खाली आप ये 45 मिनट्स मेरे साथ ही ये चार स्टैंडर्ड्स को देख लो। अगर आप रिवीजन करते तो हो सकता है 1-1.5 घंटा खुद से लग जाता। 45 मिनट्स इस वीडियो को देख लो, आपका चारों स्टैंडर्ड जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। खाली देखते चलो। तो जब एक कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस पीसीएस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी सेक्रेटरियल ऑडिट करने जाता है अंडर सेक्शन 204, तो उसको ये चार ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो आईसीएसआई ने इशू किए ये फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, और बड़े सिंपल स्टैंडर्ड थे, ऑलरेडी हम लोग के लेक्चर के दौरान कवर्ड थे। ठीक है, बट फिर भी अलग से जो इंस्टीट्यूट ने चार स्टैंडर्ड दिए वो मैं आपको भी 40 to 45 मिनट्स में कवर करवा दूंगा। प्लीज वीडियो लास्ट तक देखना, ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। सुनो, सीएसएएस, सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी, एएस मतलब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। तो सीएसएएस मतलब कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। सबसे पहला कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन एंगेजमेंट्स। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट। नाम से पता चल रहा है, जब एक सीएस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट करेगा, क्लाइंट का ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करेगा, तब उसको ये ऑडिट एंगेजमेंट कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, और क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट रहना चाहिए, तो ये सब ये स्टैंडर्ड कवर करता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है चारों। सबसे पहला क्या है कि जब एक सीएस एक क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हो ना, मान लो तुम सीएस हो, तुम क्लाइंट का सेक्रेटरी ऑडिट करने जा रहे हो, एंगेजमेंट लेटर वगैरह साइन करोगे कि ऐसे ही ऑडिट स्टार्ट कर दोगे? सर एंगेजमेंट लेटर साइन करेंगे। तो कैसे एंगेजमेंट उसका एक्सेप्ट होगा, ये सीएसएस 1 में लिखा हुआ है। खाली हाइलाइटेड पोर्शंस आपको पढ़ना है जो मैंने यहां हाईलाइट कर रखा है। तो इट इज एप्लीकेबल टू द ऑडिटर। ऑडिटर कौन होगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, ऑब्वियस बात है। अंडरटेकिंग द ऑडिट एंगेजमेंट अंडर एनी स्टैट्यूट, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 204 में जो सेक्रेटरी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो सीएसएस 1 फॉलो करेगा। ठीक, डेफिनेशन यहां से पढ़ने का दरकार नहीं है, बट ऑब्वियस है। अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन होगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी सीएस होगा कि क्लाइंट होगा? आंसर इज क्लाइंट होगा। जिसको अपना ऑडिट करवाना है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब समझ में आ गया, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑडिटी कौन हो गया? अरे भाई, द क्लाइंट हु इज सब्जेक्ट टू ऑडिट, वो ऑडिटी है। ऑडिटर कौन हो गया? सीएस, मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह। प्रीवियस ऑडिटर मतलब प्रेडिसेसर, मतलब जिसने क्लाइंट का पिछले साल ऑडिट किया था। तो ये डेफिनेशंस आपको याद नहीं करना, कॉमन सेंस है। अब आओ, सबसे पहला बात है अपॉइंटमेंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट। तो जो ऑडिटर है ना, ऑडिटर कौन? सीएस विल हैव टू मेक श्योर कि ही इज बीइंग अपॉइंटेड एज पर लॉ बाय कंप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस। क्लियर है सर? तो अपॉइंटमेंट में आपको तीन बात याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, अपॉइंटमेंट शुड बी डन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द एप्लीकेबल लॉज। दिख रहा है? अपॉइंटमेंट शुड बी डन इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एज पर द एप्लीकेबल लॉज। ठीक है, तो मेरा अपॉइंटमेंट एज पर एप्लीकेबल लॉज हुआ है, ये मेरे को चेक करना है। दूसरा बात, मेरे को ना ऑडिटी को यानी क्लाइंट को एक अपना एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देना है कि हाँ मैं एलिजिबल हूं उसको ऑडिट करने के लिए, तो वो मैं सर्टिफिकेट में लिख करके दे दूंगा, यस आई एम एलिजिबल टू कंडक्ट योर ऑडिट। तीसरा बात, एक एंगेजमेंट लेटर मैं उससे ऑब्टेन करूंगा, ऑडिटी से मैं एंगेजमेंट लेटर ऑब्टेन करूंगा कि प्लीज मेरा एंगेजमेंट लेटर आप मेरे को दे दो। ठीक है, ये मेरे पास प्रूफ रहेगा कि आपने मेरे को अपॉइंट किया। तो तीन बात अपॉइंटमेंट में आपको याद रखना है। अपॉइंटमेंट एज पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन हुआ हो, then CS yani auditor will have to give an eligibility certificate to the client certifying that he is eligible to conduct the audit। ठीक है, तो एप्लीकेबल लॉ फॉलो हुआ है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट दे देना है। और तीसरा बात ये आपको याद रखना है, ऑब्टेन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है वो क्लाइंट से हम लोग साइन करवा लेंगे। क्लियर है? अब वो एंगेजमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ रहेगा? एंगेजमेंट लेटर में यही लिखा हुआ रहेगा, सुन लो, एग्जाम में ये आएगा, कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर बताओ। तो कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में आप क्या लिखेंगे? बहुत सिंपल है। एंगेजमेंट लेटर में आप सोचो ना क्या लिखोगे। आप अगर सीएस हो और आप एंगेजमेंट लेटर क्लाइंट को साइन करने बोल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे एंगेजमेंट लेटर में? यही कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ऑडिट का स्कोप क्या रहेगा, ऑडिट का मैं क्या क्या चीज को ऑडिट करूंगा, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे मेरे को। सो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, कंटेंट्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी, टाइम up to which the audit report will be given। ठीक है, so timeline up to which the audit report will be given,
एंड इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इफ एनी, कि चलो ये काम मैं इतना तारीख तक कर दूंगा, ये काम इतना तारीख, तो टाइमलाइन दे देना है क्लाइंट को एंगेजमेंट लेटर में लिख करके। तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या रहेगा भाई? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, responsibility of auditor and auditing timeline up to which the audit will be completed, ठीक है। representations given by the management ने जो भी मेरे को written representation दिया है वो यहाँ पर रहेगा कि आपने देख लो ये सब बताया था कि मेरे को आप independently audit करने दोगे, unrestricted access दोगे, so written representation given by the management or will be given by the management that I require। कौन कौन सा written representation आपने दे दिया और मेरे को और कौन सा written representation आपसे चाहिए, वो सब engagement letter में लिखा हुआ रहेगा। तो बस ये 4 पॉइंट याद कर लेना, हो जाएगा। सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में मैंने आपको क्या क्या बताया, फटाफट बताओ कोई भी 4-5 पॉइंट। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटर, रिटन रिप्रेजेंटेशन जो अभी तक मिल चुका है और जो मैनेजमेंट आगे भी प्रोवाइड करने वाला है, इंक्लूडिंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रीवियस ऑडिटर, क्योंकि आप मेरे को नहीं लिख करके दोगे प्रीवियस ऑडिटर कौन था, मेरे को तो कम्युनिकेट करना पड़ता है, नहीं सिखाया हुआ आप लोग को, प्रोफेशनल एथिक्स है। आई हैव टू ऑलवेज कम्युनिकेट विद द प्रीसीडिंग ऑडिटर, प्रीवियस ऑडिटर, प्रेडिसेसर, इन्फॉर्मिंग हिम दैट लुक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट द क्लाइंट्स ऑडिट जिसका तुमने लास्ट ईयर ऑडिट किया। पीरियड जब तक मैं इसको ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सबमिट कर दूंगा, बस ये 4 पॉइंट दिमाग में रखिएगा दोस्तों। और लिमिटेशंस वगैरह और कुछ है कि ऑडिट के ऊपर, और भाई रेम्यूनरेशन का भी बात कर लेना। तो ये लो हो गया ना, कमर्शियल टर्म्स यानी ऑडिट फीस एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, कि आप मेरे को कुछ रोक टोक कर रहे हैं तो अभी बता दो, बस हो गया। तो ऑब्जेक्टिव, कम ऑन, एंगेजमेंट लेटर में क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटिंग, written representation that you have, that auditing has given or is required to be given by the management of auditing, including the details of the predecessor, commercial terms, limitations on scope of audit and the timeline period up to which the audit report will be submitted, हो गया। इसके अलावा इंटीमेशन कर देना, ये मैंने आपको बता दिया, प्रीवियस ऑडिटर को ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाइए, लिमिट्स में कुछ नहीं, इंटीमेशन कर देना हो गया। लिमिट्स ऑन ऑडिट एंगेजमेंट पता ही है, हम लोग जो लिमिट्स है उससे ज्यादा ऑडिट नहीं कर सकते। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आ जाइए, ऑडिटर शुड नॉट हैव एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द ऑडिटर, मतलब तभी तो मैं इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकूंगा। तो कब? देखो, सब्सटैंशियल कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर एक दो शेयर है मान लो मेरे पास, ठीक है, एक दो तो शेयर खरीदा हुआ है, बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो वो कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सब्सटैंशियल नहीं है। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सब्सटैंशियल, सब्सटैंशियल नहीं है तो मैं, सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं है तो मैं उसका ऑडिट कर सकता हूं, खाली डिस्क्लोजर कर देना। लेकिन अगर सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं ऑडिट ही नहीं कर सकता। अब वो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब माना जाएगा? जब ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर अट्रैक्ट हो जाएगा तब सब्सटैंशियल माना जाएगा और मैं उसको ऑडिट नहीं कर सकता। समझ में आ गया सर? कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो खाली डिस्क्लोजर देकर के ऑडिट कर दो, सब्सटैंशियल अगर है तो आप ऑडिट ही नहीं कर सकते उस क्लाइंट का। सब्सटैंशियल कब माना जाएगा? पॉइंट नंबर 1, ओनरशिप। अगर 2% या उससे ज्यादा क्लाइंट का जो पेड अप शेयर कैपिटल या फिर वोटिंग पावर है, क्लाइंट का पीयूएससी या फिर वोटिंग पावर का 2% या उससे ज्यादा अगर मेरे पास शेयर होल्डिंग है तो फिर सब्सटैंशियल है, मैं उसको ऑडिट कर सकता हूं। या फिर 50,000 से ज्यादा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू कितना? 50,000 से ज्यादा, तो 2% ऑफ पीयूएससी या फिर वोटिंग पावर या फिर 50,000 से ज्यादा फेस वैल्यू ऑफ शेयर है तो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में उसको ऑडिट कर सकता है। दूसरा ओनरशिप हो गया। दूसरा इंडेटनेस। इंडेटनेस अगर 5 लाख रुपया या उससे ज्यादा, मतलब 5 लाख, मिनिमम 5 लाख का अगर उधारी चल रहा है, मतलब ऑडिटर जो है ना वो उधार ले रखा है, उसके ऊपर उधारी चल रहा है, मैंने क्लाइंट से लोन ले रखा था 5 लाख या उससे ज्यादा का, तो मैं ऐसे क्लाइंट को ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, तो एक हो गया ओनरशिप, एक हो गया फाइनेंशियल इंटरेस्ट यानी इंडेटनेस। तीसरा पास्ट एम्प्लॉयमेंट। पास्ट एम्प्लॉयमेंट मतलब ये होता है कि अगर मैं इसके यहाँ पर एम्प्लॉय था, इस क्लाइंट के यहाँ या इसका होल्डिंग सब्सिडरी के यहाँ, ऑडिटी या फिर इसका होल्डिंग सब्सिडरी के यहाँ पर पिछले 2 साल में अगर मैंने यहाँ पर काम किया है तो मैं इसका ऑडिट नहीं कर सकता। कब कर सकता हूं? जब 2 साल खत्म हो गया, मैंने वहां से एम्प्लॉयमेंट छोड़ा, वहां से 2 साल खत्म हो जाने दो, फिर ऑडिट कर सकते हो। तो ये 3 चीज सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाता है। ओनरशिप 2% ऑफ पीयूसी और वोटिंग पावर से ज्यादा या फिर 50,000 फेस वैल्यू से ज्यादा। फाइनेंशियल इंटरेस्ट, इंडेटनेस 5 लाख मिनिमम, तो मैं ऑडिट नहीं कर सकता। पास्ट एम्प्लॉयमेंट, अगर लास्ट 2 साल में मैं इसका एम्प्लॉय रहा हूं, इसका या होल्डिंग सब्सिडरी का, तो मैं यहाँ पर ऑडिट नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। देखो, जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट हमने साइन किया था और उस बेसिस पर ऑडिट चालू किया था, क्लाइंट बोल रहा है चलो चलो इसमें कुछ बदलाव करते हैं, चेंजेस लाते हैं, क्या वो चेंजेस हम लोग कर सकते हैं? आंसर इज, अगर जस्टिफिकेशन है, देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, मान लो कुछ लॉ चेंज हो गया उसके कारण चेंज करना पड़ रहा है, तब वो चेंज अलाउड है। आई रिपीट, नॉर्मली आप चेंज नहीं कर सकते टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को, बट आप कब कर सकते हैं? व्हेन देयर इज अ जस्टिफाइबल रीजन, देन यू कैन चेंज द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। और वो रिटन चेंज होना चाहिए, ओरली कम्युनिकेट करने से नहीं होगा, वो रिटन होना चाहिए। बस बात खत्म, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये था अपना
कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। अब अपने आ रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2 पर। CSAS2 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। देखो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो कॉमन टर्म है, ये तो हर जगह रहेगा। CAS1 क्या था? ऑडिट एंगेजमेंट याद रख लेना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिट एंगेजमेंट नाम याद रखना। वैसे ही 2 में क्या याद रखोगे? ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, बस वो हो गया ऑडिट एंगेजमेंट, और दूसरा हो गया ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। सीधा आ जाओ, इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम में ही तो लिखा हुआ है ना, ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन टू कंडक्ट द ऑडिट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट प्रोसेस, कंडक्ट द ऑडिट एज पर द प्रिस्क्राइब्ड ऑडिट प्रोसेस। और फिर और एक नाम क्या था? डॉक्यूमेंटेशन। तो टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंटेशन मतलब वर्किंग पेपर बनाना, ऑलरेडी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन चैप्टर कर रखे हैं अलग से। तो डॉक्यूमेंटेशन यानी वर्किंग पेपर्स प्रिपेयर करना, किसके ऊपर? जितना भी एविडेंसेस हमने कलेक्ट किया टू फॉर्म एन ऑडिट ओपिनियन, ठीक है, और जो भी हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज का करना है? रिकॉर्ड्स का एंड एविडेंसेस इंफॉर्मेशन का। ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? कंडक्ट द ऑडिट एज पर द स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसेस। नाम ही तो था ना ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो कंडक्ट द ऑडिट एज पर स्पेसिफाइड ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड, एंड द सेकंड थिंग दैट ऑडिट वाज प्रॉपर्ली प्लान्ड, द डॉक्यूमेंटेशन दैट द of appropriate records and the audit was properly planned। उसके बाद आ जाइए प्लानिंग क्या होता है। अगेन इसके ऊपर भी हम लोग अलग से बात कर रखे चैप्टर के अंदर। ऑडिट प्लानिंग क्या होता है कि अपना पॉलिसीज बता देना, प्रोसीजर्स पहले से एस्टैब्लिश कर देना, कैसे ऑडिट करना है, एस्टैब्लिशिंग द प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट, establishing and developing the overall audit process. So what do you mean by audit plan? It means establishing audit process, establishing audit process. What is audit plan? Establishing audit process. प्लान बनाते समय क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? आइडेंटिफाइंग द सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ ऑडिट, जहां मेरे को ऑडिट करना है, तो आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफाइंग रिस्की एरियाज, आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ ऑडिट, आइडेंटिफाइंग रिस्की एरियाज, कहां पर ज्यादा रिस्क है नॉन कंप्लायंस का, उसको आइडेंटिफाई करो। पास्ट ऑडिट फाइंडिंग, पहले भी ऑडिट रखा होगा इस क्लाइंट का, तो उसमें क्या फाइंडिंग्स था, उसमें क्या ऑब्जर्वेशंस था, उसको फाइंड आउट कर लो। ऑडिट का शेड्यूल बना लो कि किस टाइम पर क्या क्या मेरे को काम करना है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो मेरा मैन पावर है, ठीक है, वो मेरे जो स्टाफ्स हैं उसको मैं कैसे एलोकेट करूंगा किस काम पर। तो ये हो गया ऑडिट प्लान। यार ये सब मन से तुम बताओ ना, ऑडिट प्लान में तुम क्या लिखोगे? ऑडिट प्लान मींस डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट प्रोसेस व्हिच इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ऑडिट एरियाज, आइडेंटिफाइंग द रिस्की एरियाज, previous findings, analyzing the previous findings and observations of audit, allocation of resources to the audit, maintaining the timeline of audit। तो देखो identification of audit areas, previous audit findings, significant जहां पर मेरा special attention चाहिए, risk assessment, risky areas को identify करना, and materiality, allocation of resources and preparation of the schedule, ठीक है। ऑडिटर हाई रिस्क एरियाज, जहां पर नॉन कंप्लायंस का चांसेस ज्यादा है, उसको आइडेंटिफाई करेगा, मैंने बता ही दिया। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिएगा अबाउट द ऑडिट, तभी तो मैं ओपिनियन दे सकूंगा क्लाइंट के ऊपर। तो वी नीड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑडिट। चेकलिस्ट बना करके काम करूंगा कि भाई ये हो गया ना, ये एरिया हो गया ना, ये एरिया हो गया ना, ठीक है। और मेन तो मेरा यही है, वेरीफाई करना है कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स। जहां दरकार होगा थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे, एक्सटर्नल पार्टी से कंफर्मेशन लेंगे, इवैल्यूएट करेंगे ऑडिट एविडेंस को। तो देख रहे हैं आप कितना सिंपल है, इसमें कुछ नया है ही नहीं। तो आपके रिक्वेस्ट पर ये मैं आपके लिए बना रहा हूं, बट ऑलरेडी सब बात आप लोग को पता है, पढ़ाया हुआ मैंने। इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंस, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन क्या चीज का करना पड़ेगा, सुनो। डॉक्यूमेंटेशन से 4 बात याद रखो। ऑडिटर विल डॉक्यूमेंट व्हाट? डॉक्यूमेंट इन वर्किंग पेपर्स व्हाट? ऑडिट एविडेंसेस कलेक्टेड, सो वी विल डॉक्यूमेंट द ऑडिट एविडेंसेस इन द वर्किंग पेपर। ये डॉक्यूमेंटेशन एक बार होगा कि थ्रू आउट द ऑडिट होगा? एक बार डॉक्यूमेंटेशन करोगे कि थ्रू आउट द ऑडिट करोगे? थ्रू आउट द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करते रहेंगे, ठीक है। और क्या डॉक्यूमेंट करेंगे? जो भी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलेगा वो। तो ऑडिट एविडेंसेस को डॉक्यूमेंट करना है, वी हैव टू डॉक्यूमेंट ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, वी हैव टू डॉक्यूमेंट ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, एंड दिस डॉक्यूमेंटेशन विल टेक प्लेस थ्रू आउट द ऑडिट प्रोसेस, एंड आल्सो डॉक्यूमेंट डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। 3 चीज डॉक्यूमेंट करना याद रखना। क्या क्या 3 चीज डॉक्यूमेंट करना है? ऑडिट एविडेंसेस, sufficient information, come on, audit evidences, sufficient information, discussion with management and throughout the year। अच्छा याद रखना, जब ऑडिट रिपोर्ट में साइन करके दे दूंगा ना, वहां से 45 डेज के अंदर जो मेरा बिखरा हुआ डॉक्यूमेंटेशन है, वर्किंग पेपर है, सबको मेरे को इकट्ठा करके फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल कर देना भाई विद इन 45 डेज ऑफ द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वंस ऑडिट रिपोर्ट इज साइन, कलेक्ट ऑल द डॉक्यूमेंटेड वर्किंग पेपर्स,
ठीक है, और उसको 45 डेज के अंदर पूरा फाइलिंग कर दो। विदिन 45 डेज ऑफ द साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट यू नीड टू इकट्ठा द यानी कलेक्ट द यानी कोलेट द ऑडिट वर्किंग पेपर्स। ठीक है सर। और सर प्रिजर्व कितना साल तक करना पड़ेगा? 8 साल। जिस दिन आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन किया वहां से 8 साल, 8 साल तक आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रिजर्व करना पड़ेगा। फिजिकल फॉर्म में भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी। ठीक है, तो कलेक्ट कितना दिन के अंदर करना पड़ेगा, इकट्ठा कितना दिन के अंदर करना पड़ेगा? ऑडिट रिपोर्ट जहां साइन हुआ वहां से 45 डेज और प्रिजर्व 8 साल। कहां से भाई? ऑडिट रिपोर्ट जिस दिन साइन हुआ वहीं से 8 साल। फिजिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी। ये हो गया आपका CSAS2। वापस एक बार सुन लो CSAS2 के बारे में फिर से एक बार, रैपिड फायर रिवीजन अगेन। तो इसमें आपको क्या करना है? नाम क्या है इसका? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? To conduct the audit as per the prescribed audit process and documentation of the audit records, documentation of audit records and audit planning. Audit planning का मतलब क्या होता है? Establishing an overall audit process. और audit plan करते समय आपको क्या-क्या चीज का प्लानिंग करना है? Establishing overall audit process में प्लानिंग में क्या-क्या चीज रखना है? Identifying the areas of audit, risk assessment, materiality, ठीक है? Allocation of the audit resources, allocation of the audit resources, maintaining the audit schedule. ठीक है, बस इतना दिमाग में रखना हो जाएगा। एनालाइजिंग द सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ ऑडिट, बस हो गया। ठीक है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा अबाउट द ऑडिट, चेकलिस्ट बनाना चाहिए, वेरीफाई द कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल लॉज, कंफर्मेशन विद द थर्ड पार्टी व्हेन रिक्वायर्ड, एनालाइज एंड इवैल्यूएट द ऑडिट एविडेंसेस, डॉक्यूमेंटेशन में 4 बात याद रखना है। क्या-क्या चीज को डॉक्यूमेंट करना है वर्किंग पेपर्स के अंदर? ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंसेस, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, representations from the management and this documentation should be carried out throughout the year. आपको कलेक्ट कितना दिन के अंदर करना है ये सब? विदिन 45 days from the signing of the report. मेंटेन प्रिजर्व कितना साल? 8 साल from the signing of audit report, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू CSAS 3, फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। सबसे सिंपल स्टैंडर्ड दोस्तों यही है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन। बहुत ध्यान से सुनना। ऑडिटर जो ऑडिट कर रहा है, ऑब्वियस बात है ओपिनियन देगा ना ऑडिट करने के बाद, तो क्या वो ओपिनियन देगा? ध्यान से सुनो, और किस बेसिस पर देगा? 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देगा, अनमॉडिफाइड मतलब क्लियर, सब ओके भाई, सब ओके, अनमॉडिफाइड मतलब सब ओके, या फिर मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। ठीक है, अब अनमॉडिफाइड यानी होता है क्लियर रिपोर्ट। क्लियर रिपोर्ट वो कब देगा? ध्यान से सुनो, जब ये दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होगा तब ऑडिटर क्लियर रिपोर्ट दे देगा। Compliance with the applicable laws and regulations. So when auditor is of the opinion that auditee has complied all the laws and regulation timely, auditee has complied all the laws and regulation timely, and records taken as a whole, the records मतलब समझ आ रहा है ना? अरे records मतलब auditee का books of accounts, books and paper ही ले लो ना, books and paper के अंदर सभी कुछ आ गया, records के अंदर books and paper, memorandum, articles, MOU, ठीक है, क्या क्या रिकॉर्ड्स के अंदर आ गया बताओ? रिकॉर्ड्स के अंदर क्या क्या आ गया? MOA, AOA, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बुक्स, पेपर्स। ठीक है, कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंसेस जो मान लो एक्सचेंज हुआ है गवर्नमेंट के साथ या लीगल अथॉरिटीज के साथ। ठीक है, समझ आ गया। तो जब ये रिकॉर्ड्स टेकन एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, कोई घपलाबाजी नहीं, तो जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, एक तो auditee has complied with all the laws and regulation timely, client has followed all the applicable laws and regulation timely, and the records are free from misstatements, तब हम लोग कौन सी रिपोर्ट दे देंगे? अनमॉडिफाइड यानी क्लियर। मॉडिफाइड कब देंगे भाई? 4 में से अगर एक भी हिट हो गया तब मॉडिफाइड देना पड़ेगा। सुन लो कब? 4 में से एक भी हिट हो गया तो मॉडिफाइड देना पड़ेगा। सुन लो कब? बहुत सिंपल है, उसको ऑपोजिट बोल दो क्लियर का। क्लाइंट यानी ऑडिटी हैज नॉट कंप्लाइड ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन, ऑडिटी हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन टाइम, या फिर द रिकॉर्ड्स टेकन एज अ होल आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, घपलाबाजी है, या फिर ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, वेदर ऑडिट एविडेंसेस में नहीं ऑब्टेन कर सका हूं, वेदर द एप्लीकेबल लॉज वर फॉलोड और नॉट, या फिर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस वेदर द रिकॉर्ड्स टेकन एज होल आर फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। ये 4 केस में मैं मॉडिफाइड दे दूंगा। क्या क्या 4 केस में मैं मॉडिफाइड दे दूंगा? फटाफट बता दो कौन कौन सा 4 केस में मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर दूंगा? जब
मेरे को लग रहा है ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिटी हैज नॉट कंप्लाइड ऑल द लॉज एंड रेगुलेशन टाइमली, या फिर द रिकॉर्ड्स टेकन एज ऑल आर नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, या मेरे को एविडेंसेस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंसेस नहीं मिला। क्या चीज का सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला? यही कि उसने एप्लीकेबल लॉज को फॉलो किया, इसका मेरे पास कोई एविडेंसेस नहीं मिला बोलने का, या फिर उसका रिकॉर्ड फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है, इसका भी मेरे पास एविडेंसेस नहीं मिला। क्लियर है सर? सब समझ में आ गया हम लोग को। तो बस यही था ये वाला स्टैंडर्ड दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन है खाली देख लीजिए। रिकॉर्ड्स मैंने आपको बता ही दिया था, रिकॉर्ड्स में क्या क्या आएगा, एमओए आएगा, मिनट्स आ जाएगा, बुक पेपर आ गया। अरे बुक पेपर के अंदर ही मिनट्स भी आ जाता है बाबा, सब कुछ आ जाता है। तो एमओए, मिनट्स, बुक्स पेपर, एमओयू एंड कॉरेस्पॉन्डेंसेस, बस इतना दिमाग में रखिएगा। 4 प्रिंसिपल है ओपिनियन देने का, ये 4 प्रिंसिपल एग्जाम में आ सकता है, बहुत सिंपल है, 2 मिनट के अंदर हो जाता है। सुनिए क्या क्या 4 प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल, देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियन। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइननेस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। सुन लो क्या है, बहुत सिंपल है। कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमलाइननेस, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमलाइननेस, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस। सबसे पहला कंप्लीटनेस, खाली नाम याद रखो, अंदर का अपने आप याद हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस मतलब sufficient appropriate audit evidences were considered, all the audit evidences were considered, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटनेस। कि जो ऑडिट एविडेंस मैंने इकट्ठा किया था, मैंने उसको सारे एविडेंसेस को कंसीडर करके ओपिनियन दिया है। ऑल द एविडेंसेस हैव बीन कंसीडर्ड बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस हो गया। ऑब्जेक्टिविटी ये बोलता है कि मैं जो ओपिनियन दूंगा प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल जजमेंट सोच समझ करके, प्रोफेशनल जजमेंट मतलब सोच समझ करके ओपिनियन दूंगा। और स्केप्टिसिज्म समझ में आ रहा है? स्केप्टिसिज्म मतलब कोई भी एविडेंस मिला तुरंत रिले नहीं करूंगा, क्रॉस चेक करूंगा, ठीक है, शक करूंगा, स्केप्टिसिज्म। तो कंप्लीटनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, ऑल द एविडेंसेस वर कंसीडर्ड बिफोर फॉर्मिंग एन ओपिनियन। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर हैज अप्लाइड जजमेंट एंड स्केप्टिसिज्म। प्रिंसिपल ऑफ टाइमलाइननेस, द ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन इशूड विद इन द अग्रीड टाइम, जो एंगेजमेंट में अग्री हुआ था उसी टाइम पीरियड में मैंने रिपोर्ट इशू की है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस ये बोलता है कि जो एविडेंसेस मेरे को मिला है मैंने क्रॉस चेक किया विद द कंसर्न्ड पर्सन, ठीक है। देख लो, कंप्लीटनेस मतलब कंसीडर ऑल एविडेंसेस बिफोर इशूइंग द ओपिनियन। ऑब्जेक्टिविटी मतलब आई हैव अप्लाइड माय प्रोफेशनल जजमेंट। स्केप्टिसिज्म, टाइमलाइननेस मतलब रिपोर्ट इन ड्यू टाइम। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस मतलब चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द फैक्ट फ्रॉम कंसर्न्ड पर्सन्स। क्लियर है सर? तो कंप्लीटनेस, ऑब्जेक्टिविटी, टाइमलाइननेस, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोसेस, ठीक है। अब व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी रिपोर्ट, मान लो कोई थर्ड पार्टी का रिपोर्ट के ऊपर, इनकम टैक्स ऑफिसर का रिपोर्ट के ऊपर, या फिर एमसीए का वेबसाइट के बेसिस के ऊपर, किसी भी थर्ड पार्टी का ओपिनियन के ऊपर अगर मैं अपना ओपिनियन फ्रेम कर रहा हूं, ये बात मैं ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करूंगा कि ये थर्ड पार्टी का ओपिनियन के ऊपर मैं अपना ओपिनियन फ्रेम कर रहा हूं। तो इतना दिमाग में रखना, मैं इंडिकेट करूंगा कि भाई मैंने थर्ड पार्टी का ओपिनियन यूज किया है, ठीक है। और क्या ये थर्ड पार्टी का ओपिनियन ऑडिटी ने ही प्रोवाइड किया था, ये भी मेरे को मेंशन करना है। मैंने थर्ड पार्टी का ओपिनियन अगर यूज किया, मेरे को ये मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने थर्ड पार्टी का ओपिनियन यूज किया, थर्ड पार्टी का मैंने ओपिनियन यूज किया, ये बताओ। और क्या ये थर्ड पार्टी का ओपिनियन कहां से मिला, सीधा थर्ड पार्टी से मिला कि ऑडिटी से मिला, ये भी बताओ। ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। अनमॉडिफाइड मैं कब दूंगा, जब दोनों के दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होंगे, ड्यू कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट। रिकॉर्ड मतलब भाई एमओए, एओए, एमओयू, बुक्स, पेपर, करस्पॉन्डेंसेस, मिनट्स। मॉडिफाइड ओपिनियन कब दूंगा, जब 4 में से कोई भी एक कंडीशन हिट हो जाएगा, या तो नॉन कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज है, या रिकॉर्ड नॉट फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट, या मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ये कंक्लूड करने के लिए कि क्या एप्लीकेबल लॉज फॉलो हुआ है, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज, या फिर क्या रिकॉर्ड्स फ्री फ्रॉम मिसस्टेटमेंट है, इसका मेरे को सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। लिमिटेशन मतलब समझ में आ रहा है? लिमिटेशन मतलब अब ऑडिट ही मेरे ऊपर रोक टोक लगा रहा है, ये चेक नहीं करने देंगे, वो चेक नहीं करने देंगे। अच्छा, तो अगर आप मेरे ऊपर ऐसा लिमिटेशन लगाएंगे और रोक टोक करेंगे, देन इन दैट केस मेरे को अपना ओपिनियन जो है मॉडिफाई करना पड़ेगा। बस इतना दिमाग में रखना, अगर लिमिटेशन लगाया गया, रोक टोक लगाया गया है, एंड आई एम अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो मेरे को अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर देना पड़ेगा। अच्छा, ऑडिटर जब रिपोर्ट देगा ना, उसके अंदर ना अपना ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी बोल करके एक पैराग्राफ रखेगा। ऑडिटर का ओपिनियन के अंदर एक पैराग्राफ रहेगा, उसका नाम है ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी, और वहां मैं लिखूंगा कि ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी वाज ओनली टू फॉर्म एन ओपिनियन। ओपिनियन व्हाट? अरे ओपिनियन रिगार्डिंग द ऑडिटी, whether auditee has followed the applicable laws or not, and whether the records taken as whole are free from misstatements or not. तो responsibility of auditor is to express, वही जो अभी पढ़ रहे थे, ओपिनियन
on the compliance with the applicable laws and maintenance of records based on audit. अच्छा, रिपोर्ट में मैं क्या लिखूंगा? टू द, किसके नाम पर? जो मेरे को अपॉइंट किया उसके नाम पर। एड्रेसी, किसको मैं एड्रेस करूंगा रिपोर्ट में? टू द, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी बीओडी है, तो मैं बीओडी को एड्रेस करूंगा। द रिपोर्ट शुड बी एड्रेस टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। और सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म पता ही आपको, MR3 उसी फॉर्मेट में जाएगा। साइन खाली सिग्नेचर कर दोगे, ऑटोग्राफ दे रहे हो? नहीं, नेम ऑफ द फर्म भी लिखेंगे, अपना नाम भी लिखेंगे पूरा, मेंबरशिप नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। और एसोसिएट हो कि फेलो हो वो भी लिखना पड़ेगा। एसोसिएट पहला 5 साल होता है, और 5 साल से अगर ज्यादा आपको हो गया, प्रैक्टिस करते हो, तो आप FCS फेलो कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हो। तो नेम ऑफ द फर्म लिख देना, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म, फिर अपना नाम, अपना PCS का नंबर, मेंबरशिप नंबर, एसोसिएट हो कि फेलो हो ये भी बता देना। और डेट प्लेस तो ऑब्वियस बात है, साइन करो तो डेट प्लेस तो बताना ही पड़ेगा, डेट एंड प्लेस ऑफ साइनिंग ऑफ रिपोर्ट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, बड़ा सिंपल था दोस्तों ये। मूविंग ऑन टू द लास्ट वन। तो 3 तो क्या क्या था भाई? 3 तो सबसे पहले क्या था? ऑडिट एंगेजमेंट। अगर हम बात करें ऑन, सबसे पहले अपना था ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड तो कॉमन वर्ड है। पहला वाला क्या था? CAS वाला। पहला वाला क्या था? ऑडिट एंगेजमेंट। दूसरा वाला क्या था? ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन। तीसरा वाला फॉर्मिंग एंड ओपिनियन। और चौथा, अगर आप इग्नोर भी करते तो चलेगा, यहाँ जो भी लिखा हुआ है सब ऑलरेडी आपको आता है, फिर भी 5 मिनट लगेगा सुनिए। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेक्रेटरियल ऑडिट। ओके, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेक्रेटरियल ऑडिट। सबसे पहला बात यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ऑन सेक्रेटरियल ऑडिट में, कि सेक्रेटरियल ऑडिट करते समय CAS 1 2 3 फॉलो कर देना। ऑब्वियस बात है, तभी पढ़े, ठीक है। देखो, अदरनेस टू अदर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, CAS 1 यानी ऑडिट एंगेजमेंट, 2 ऑडिट प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, 3 फॉर्मिंग ऑफ ओपिनियन, ये तीनों फॉलो करना पड़ेगा। ये बात लिखा हुआ है CAS 4 में, ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैनेजमेंट का डेफिनेशन जो CAS 1 में पढ़े थे, रिकॉर्ड्स का डेफिनेशन जो CAS 3 में पढ़े थे। अब सेक्रेटरियल ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको बिल्कुल चेक करना है कि क्लाइंट ने एप्लीकेबल लॉज को फॉलो किया कि नहीं। उसके पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि क्लाइंट के ऊपर क्या-क्या लॉज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहले ये पता कर लो, आइडेंटिफाई कर लो कि क्लाइंट के ऊपर क्या-क्या लॉज एप्लीकेबल है। आइडेंटिफाई कर लो, सेग्रीगेट कर लो ऑफ द एप्लीकेबल लॉज, ठीक है। फिर इसको क्या-क्या इवेंट्स करना था। इवेंट मतलब कोई नाच गाना वाला इवेंट नहीं, इवेंट मतलब बोर्ड मीटिंग्स कितना करना चाहिए था वो किया है कि नहीं, ठीक है। कंप्लायंसेस को वेरीफाई करना, ऑब्वियस सी बात है। बोर्ड कॉम्पोजिशन पक्का से चेक कर लेना, बस काफी है। बोर्ड कॉम्पोजिशन के अंदर क्या चेक करना है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, कहीं डिस्क्वालिफाइड डायरेक्टर्स तो नहीं थे। कॉम्पोजिशन ऑफ द डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब कंपनीज एक्ट 2013, LODR अगर एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट 2013 और LODR भी अगर एप्लीकेबल है, तो दोनों के हिसाब से कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर्स चेक करें। कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर में क्या चेक करोगे? मिनिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, और इन लोग का अगर विमेन डायरेक्टर्स था तो विमेन डायरेक्टर प्रॉपर्ली था कि नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, बस। देखो, बोर्ड कॉम्पोजिशन में क्या चेक करना है? कंपनीज एक्ट एंड सभी LODR के हिसाब से था कि नहीं कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट, रिटायरिंग, नॉन रिटायरिंग, विमेन नॉमिनी डायरेक्टर, डिस्क्वालिफिकेशन, एंड बोर्ड का कमिटीज जैसे ऑडिट कमिटी, NRC, SRC, ये सब जो कमिटीज बनाना था इन्होंने बनाया है कि नहीं, ठीक है। सिस्टम एंड प्रोसेस मतलब हम लोग को ये चेक करना है कि क्या ऑडिटी ने कोई सिस्टम बना रखा है लॉ को कंप्लाई करने का। लॉ अपने आप तो कंप्लाई होगा नहीं, और हम तो चेक कर रहे हैं लॉ कंप्लाई हुआ है कि नहीं। तो आपने क्या कोई सिस्टम बनाया है ऑडिटी कि आपके यहाँ पर लॉ कंप्लाई हो? उस सिस्टम को हम चेक करेंगे। तो आई विल रिव्यू द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय द ऑडिटी, ठीक है। मान लो कुछ रजिस्टर बना रखा है ऑडिटी भी एप्लीकेबल लॉज का, तो तभी जाकर के फॉलो होगा। किसका कंप्लायंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो आई विल अंडरस्टैंड द कंप्लायंस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की कौन सा लॉ किसका जिम्मेदारी है कंप्लाई करना, ठीक है। इसके अलावा डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड पूरा 143 सबसेक्शन 12 पूरा यहाँ पर रिपीट है, आपको वहीं से रेफर करना है। इनफैक्ट यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है 143 सबसेक्शन 12 रेड विद रूल नंबर 13। तो रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड जो ऑलरेडी हम लोग कवर कर रखे हैं, फ्रॉड वाला पोर्शन में वही है पूरा का पूरा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इवेंट एक्शन सेक्रेटरियल ऑडिटर को नजर आता है जो कि आपका गोइंग कंसर्न हैम्पर कर सकता है, मतलब आप ताला लगने वाला है, ऐसा कुछ इवेंट हो गया जैसे आग लग गया बहुत बड़ा, ठीक है, फैक्ट्री में बहुत से फॉर एग्जांपल बड़ा आग लग गया था, तो ये एक ऐसा इवेंट है जो गोइंग कंसर्न हैम्पर कर सकता है। या फिर कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आ गया जो बहुत ही अनफेवरेबल है, IBC में आप चले गए, तो ये सब इवेंट इतना बड़ा है जो आपका गोइंग कंसर्न हैम्पर कर सकता है, ये मैं अपने सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करूंगा। तो I will have to identify and report
those events and actions which have major bearing on auditor's affairs, मतलब it affects the going concern, ठीक है, या मैनेजमेंट चेंज हो गया, बिजनेस ऑपरेशन ही पूरा चेंज हो गया, ये सब बात मेरे को अपने रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था CSAS 1 2 3 4। आप इसको और एक बार अगर देखना चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, बट जितना मैंने पढ़ाया अगर आपने उतना सुना है बस सीधा आप लिख सकेंगे। चलो टेक केयर।